Hello friends, welcome to your YouTube channel CAJ Classes. Today what we are discussing is assessment under the MPPF method, that is maximum permissible bank finance. This is the one of the method under which we are assessing the working capital limits. वर्किंग कैपिटल लिमिट को असेस करने के फ्रेंड्स तीन मेथड्स हैं. फर्स्ट इज द टर्नओवर मेथड, सेकंड वन इज एमपीपीएफ, सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग, इसको हम सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग भी बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज द कैश बजट. टर्नओवर मेथड इज फॉर द small amount exposures like 5 crores 6 crores as per the bank's internal guidelines, and the MPPF or the second line of method, it is for above the 5 crores and above 6 crores as per the guidelines of the bank. The cash budget method, the last method, the cash budget method is for the those industries which are seasonal in nature. उसके लिए हमने दोस्तों सेपरेट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कैश बजट के लिए, और टर्नओवर मेथड के लिए हम सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे. टुडे हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एमपीपीएफ सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग का है. आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें हम असेसमेंट कैसे करते हैं. सबसे पहले ये लिमिट एप्लीकेबल कितने अमाउंट पे होता है सर दोस्तों. तो दिस limit is applicable above 5 crores. This can be vary upon bank on bank. This can be 6 crores or more. This can be vary as per your internal guidelines. It can be vary. Component of MPPF. MPPF के components क्या है? This is a major components. हमारे दो components कौन कौन से हैं जो MPPF के अंदर यूज होते हैं दोस्तों. That is the current asset and current liability. Important thing is that कि करंट लायबिलिटी के अंदर एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस, ये हम एक्सक्लूड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इसका ही कैलकुलेशन करना है. एमबीपीएफ इज नथिंग बट असेसमेंट ऑफ बैंक बोरिंग. हमें कितनी लिमिट सैंक्शन करनी है, कितना असेस करना है, डेट इज एमबीपीएफ ना. तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं पहले ही करंट लायबिलिटी में, क्योंकि उसी को हमें असेसमेंट करना है दोस्तों. तो डेट इज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. Then the other one is working capital gap. What is the working capital gap? Working capital gap is current asset minus current liability. This one 1 minus 2, it is the working capital gap. And the fourth one is margin. These are the only things which are required for the MBPF method. MBPF method के लिए हमें ये चीजें हमें चाहिए होंगी जिससे हम assessment कर सकते हैं. That is the first one is the current asset, then in current liability excluding bank finance, and the working capital gap, that is the current asset minus current liability, and that is the margin. What is the margin? Margin is the of the promoter. Okay दोस्तों, next. Now what are the components of current asset? करंट एसेट हमें चाहिए. करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करेंगे जो हमारा एमबीपीएफ के अंदर आएगा. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर थिंग इज रिसीवेबल्स. Receivables can be domestic or receivables can be export receivables also. These receivables are important, friends, because margin on current asset is not applicable for export receivables. These are important point. Any current assets, कोई भी करंट एसेट रहेगी उस पे प्रमोटर को अपना कुछ मार्जिन लेके आना पड़ेगा. बट अगर वो एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स उसके पास है तो प्रमोटर को 100% फाइनेंस मिल सकता है उसके ऊपर, उसको खुद का कोई मार्जिन नहीं लेके आना है. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे 100 रुपए का उसको कोई गुड्स प्रोक्योर करना है, 100 रुपए उसको 100 रुपए में उसको कोई गुड्स खरीदना है, तो उसको 100 रुपए में से 75 रुपए बैंक दे देगा और 25 रुपए वो खुद लेके आएगा. क्लियर. लेकिन अगर 100 रुपए का गुड्स खरीदना है और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में 50 रुपए का एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स है और 50 रुपए का गुड्स है, तो उसके अगेंस्ट कैसे फंडिंग होगी? 50 रुपए का जो गुड्स है उसके अंदर 75% फंडिंग होगी. हाउएवर जो 50 रुपीज का एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स है उसके ऊपर 100% फंडिंग होगी दोस्तों. पर्पज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टू प्रमोट द एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमें इस गवर्नमेंट ने इसे 100% फाइनेंस दिया है दोस्तों. ठीक है. देन आफ्टर रिसीवेबल्स इन्वेंट्री जो उसके पास गुड्स है, ऑलरेडी उसके पास जो गुड्स है वो हम देखेंगे कि उसके पास कौन कौन से गुड्स है. फ्रेंड्स, वन थिंग आई वांट टू से हियर दैट इज ऑल द थिंग्स वी आर सेइंग एज प्रोजेक्टेड. असेसमेंट हमेशा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स के बेस पे होता है. द प्रोजेक्शन शुड बी इन लाइन विद द एक्चुअल्स. दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो कि
हमें प्रोजेक्शंस में क्या क्या चीजें देखनी है जो इन लाइन होना चाहिए एक्चुअल्स के हिसाब से। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम प्रोजेक्शंस की बात करेंगे। प्रोजेक्शंस में हमें क्या क्या चीजें एमबीपीएफ के मेथड के में करंट एसेट के अंदर हमें लेनी है दोस्तों। रिसीवेबल्स हो गया, सेकंड थिंग इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमारा रॉ मटेरियल आ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स दोस्तों। देन कैश एंड बैंक बैलेंस एंड अदर करंट एसेट्स। दीज आर द फोर करंट एसेट्स जो हमें एमपीपीएफ मेथड में लेनी है broadly. Okay, other current asset like prepaid expenses or whatever जो that not covered in the receivables, inventory and cash and bank balance, these are the other current assets. नाउ द करंट लाइबिलिटीज में हमें क्या क्या लेना है, सन्ड्री क्रेडिटर जो हमारा मेजर पोर्शन है सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, और अदर करंट लाइबिलिटी। इसमें दोस्तों जो हमारी बैंक बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग, दैट विल नॉट इंक्लूड अंडर द करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि उसको हमें निकालना है ए माइनस बी इक्वल टू बैंक बोरिंग। तो बी के अंदर बैंक बोरिंग नहीं आ सकती दोस्तों, हमें बी ऑलरेडी हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें बैंक बोरिंग यहाँ से हटा देना है और हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स लेने हैं। और जो अदर देन सन्ड्री क्रेडिटर्स जो भी हमारी लाइबिलिटी रहती है, प्रोविजन और अदर आउटस्टैंडिंग हमारे कोई एक्सपेंस है, तो हमें इसमें से लेने हैं दोस्तों, करंट लाइबिलिटीज में से लेने हैं। देन असेसमेंट। नाउ मैंने फ्रेंड्स इस एमबीपीएफ को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए एमबीपीएफ निकालने के लिए, देन करंट एसेट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देन करंट लायबिलिटीज के, और नाउ वी आर गोइंग फॉर द असेसमेंट कि हमें असेसमेंट कैसे करना है दोस्तों। तो हम सबसे पहले निकालेंगे वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट वी नो ऑल कि हमें वर्किंग कैपिटल गैप कैसे निकालना है। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे। उसके बाद इस वर्किंग कैपिटल गैप के अंदर से हम माइनस करेंगे 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट। जितनी भी हमारी टोटल करंट एसेट है, सपोज कीजिए कि हमारी टोटल करंट एसेट 50 है और लायबिलिटी हमारी जो करंट लायबिलिटी है डेट इज द 30 रुपीज, तो working capital gap will be 20. In this working capital gap, we will be deducted 25% of 50. That is the total current asset. That is total current liability. तो हम इसको 25% ऑफ 50 हम इसका माइनस कर देंगे। 25% ऑफ 50 कितना बनता है दोस्तों, ये 12.5 बनेगा दोस्तों। नाउ वी विल सी वेदर अंडर दिस 50 एनी एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स आर देयर और नॉट। Okay, suppose under this 50 rupees 10 is the export receivables. We will minus these export receivables and then calculate 25%. अगर हम 10 रुपए को माइनस कर देते हैं तो हम एस्टिमेट क्या करते हैं कि हम पूरे उस 10 रुपए को पूरा फंड करेंगे और बाकी को 75% फंड कर रहे हैं। तो अगर हम सेकंड सिनेरियो लेते हैं तो यहाँ 50 के बजाय 40 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 10। ठीक है, तो जो हमारा निकलेगा अब 20 माइनस 10, जो हमारा ये 10 निकला दैट इज ए पार्ट, ये हमारा पार्ट ए बन जाता है एमबीपीएफ में। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो सेम वर्किंग कैपिटल गैप ही कैलकुलेट करना है, माइनस उसमें एक्चुअल और प्रोजेक्टेड एनडब्ल्यूसी। जो हमारी प्रोजेक्टेड और एक्चुअल एनडब्ल्यूसी जो है वो हमें माइनस करनी है। मतलब वर्किंग कैपिटल गैप तो हमारा सेम ही रहेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। उसमें से जो हमें माइनस करना है, फर्स्ट पार्ट में हमने करंट एसेट का टोटल करंट एसेट का 25% माइनस किया, और सेकंड पार्ट के अंदर हम एक्चुअल और जो प्रोजेक्टेड एनडब्ल्यूसी है उसको माइनस कर देते हैं, दैट विल बी द सेकंड पार्ट। वो हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमें कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें से जो लोअर होगा दोस्तों दैट इज द एमबीपीएफ। एमबीपीएफ इज द लोअर ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हम इसमें सपोज करते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट 10 आया था और सेकंड पार्ट हमारा 20 में से हम एक्चुअल माइनस कर लेते हैं। एक्चुअल सपोज कीजिए कि 11 इज द एनडब्ल्यूसी, एक्चुअल एनडब्ल्यूसी इज 11, देन पार्ट बी विल बी 9, देन एमबीपीएफ विल बी 9, lower of A and B. Okay friends, if there is confusion you can comment on the video. आप कमेंट में डाल सकते हैं and I tried my best to resolve that. Acceptance of projection under MBPF. Now हमने MBPF
को तो बहुत इजीली हमने समझ लिया कि एमबीपीएफ के अंदर हमें कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। दैट इज वेरी इजी। 4 कंपोनेंट्स, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप से हमें मार्जिन निकालना है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड वर्किंग कैपिटल गैप में से हमें एनडब्ल्यूसी, एक्चुअल एनडब्ल्यूसी माइनस करना, दैट इज द सेकंड, एंड लोअर ऑफ द बोथ इज एमबीपीएफ। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जब हम प्रोजेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे तब हमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। As you know, in the MBPF, the major components are receivables, inventory and creditors. Okay, हर MBPF में आप देखेंगे दोस्तों ये तीन चीजें ही मेजर कंपोनेंट्स रहेंगी। अगर इनके अलावा इनसे डोमिनेंटली कोई और कंपोनेंट है तब दोस्तों आपको ड्यू डिलिजेंस करने की ज्यादा जरूरत है। सपोज कीजिए कि कैश एंड कैश बैलेंस आर मोर देन इन्वेंट्री एंड डेटर्स। तो दोस्तों friends, if a company is having a cash and cash balance which is the more, then they won't require any funding. अगर उनको फंडिंग चाहिए तो that funding is wrong funding। उसमें आपको कैश एंड कैश बैलेंस को हटा के जितना आपका बनता है उतने आपको करंट एसेट लेना है, इफ इट इज नॉट अ रीजनेबल कैश एंड कैश बैलेंस। लाइक असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर 2021 अभी खत्म हुआ है और 21-22 के लिए आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं। 2021 के अंदर उसकी जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स वो था, वो एक करोड़ रुपए था। अब 21-22 के लिए उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो 10 करोड़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब 10 करोड़ प्रोजेक्ट करने के लिए दोस्तों कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल गैप है उसको वो हाई करना पड़ेगा, और वो हाई करने के लिए रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज और करंट एसेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। बट रिसीवेबल्स और जो इन्वेंट्री है वो पास पे उतने सपोर्टेबल नहीं है कि उसको इतना इंक्रीज कर सके कि वो 10 करोड़ तक रीच हो जाए। तो उसने क्या किया, कैश एंड कैश बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। मतलब अल्टीमेटली आप अगर समझने की कोशिश करो तो आपकी फंडिंग लेके वो कैश और बैंक बैलेंस क्रिएट करेगा, वो जस्टिफिकेबल नहीं है ना दोस्तों। दैट इज नॉट प्रूडेंस। सो यू कैन आस्क द पार्टी व्हाई दिस कैश एंड कैश बैलेंस इज हाई। ये यहाँ पर पॉइंट था, मैंने अभी आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि ये कैश एंड कैश बैलेंस हाई नहीं होना चाहिए। ओके, सो देयर आर ओनली 3 कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट्स जो नॉर्मल केस में हमें मिलते हैं, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड क्रेडिटर्स। ओके, होल्डिंग पीरियड शुड बी इन लाइन विद द इंडस्ट्री। व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड? होल्डिंग पीरियड होता क्या है? जब भी हमारे पास एक गुड्स हम फॉर्म करते हैं, रॉ मटेरियल से वर्किंग प्रोग्रेस और वर्किंग प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, दैट इज द साइकिल। वो साइकिल है कि हम उसको कैसे करेंगे, और फिनिश गुड्स से फिर हम उसको सेल्स कर देते हैं, देन रिसीवेबल्स क्रिएट हो जाते हैं दोस्तों। होल्डिंग पीरियड हमें बताता है कि कितने टाइम तक एक इन्वेंट्री हमारे पास मेंटेन है। व्हाट इज द टाइम पीरियड? हमारा एक फिक्स फिनिश गुड्स है, वो 2 महीने तक हमारे पास रहता है, उसके बाद वो आगे बुक ऑन होता है, सेल्स होता है। दैट इज द होल्डिंग पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। रिसीवेबल्स क्रिएट होने के बाद रिसीवेबल्स रियलाइजेशन तक कितना टाइम रहेगा, दैट इज द रिसीवेबल्स होल्डिंग पीरियड। ये होल्डिंग पीरियड जितना लेस होगा उतना अच्छा होता है दोस्तों। उतना अच्छा होता है मतलब उतना टर्नओवर ज्यादा रहेगा, उतना चर्न ज्यादा होगा और उतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। ओके, देन हियर वी विल सी कि जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी है उस इंडस्ट्री के एवरेज होल्डिंग लेवल कितना है, और अकॉर्डिंगली उस कंपनी का एवरेज होल्डिंग लेवल कितना है उसको हम मैच करेंगे। सपोज कीजिए कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का होल्डिंग लेवल ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में सपोज कीजिए कि फिनिश गुड्स का 2 मंथ्स है, बट इस कंपनी का जो होल्डिंग लेवल है वो 3 मंथ्स है, तो दैट इज मोर देन द इंडस्ट्री एवरेज। तो हमें उसको स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन के साथ उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसको स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि हाउ दिस कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज इंडस्ट्री होल्डिंग पीरियड। देन फर्स्ट इज द होल्डिंग पीरियड, तो हमारा इंडस्ट्री का एवरेज में होना चाहिए। सेकंड, होल्डिंग पीरियड ऑफ द प्रोजेक्शन शुड बी इन लाइन विद द पास्ट ट्रेंड। जो अभी हमने क्या एग्जाम्पल में क्रिएट किया था कि 20-21 खत्म हुआ और 21-22 का हमें प्रोजेक्शन करना है, तो 21-22 का जो प्रोजेक्शन है उस पे जो होल्डिंग पीरियड्स जो हम दिखा रहे हैं दैट शुड बी इन लाइन विद द पास्ट ट्रेंड्स। मतलब अगर 2 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड एक्चुअल में था तो प्रोजेक्शन में भी 2.1, 2.3, 2.10, 2.2 और 1.8 लाइक दैट
इन लाइन विद द डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका 2 मंथ था और अब वो 4 मंथ्स हो रहा है, दैट शुड नॉट बी देयर। अगर वो हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल गैप को इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है, और उससे क्या होगा कि एमबीपीएफ आपका इंक्रीज हो जाएगा। जितना होल्डिंग पीरियड आपका बढ़ता है एमबीपीएफ उतना बढ़ जाता है, और वो आप एक्चुअल से मैच नहीं होगा तो आपको इश्यूज होंगे बाद में। तो ये आपका दो चीज देखनी है, होल्डिंग पीरियड शुड बी इन लाइन विद द इंडस्ट्री एंड होल्डिंग पीरियड शुड बी इन लाइन विद द एक्चुअल्स। देन कैश एंड बैंक बैलेंस शुड बी रीजनेबल। ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कैश एंड बैंक बैलेंस रीजनेबल होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा है तो आप सपोज कीजिए कि ये 5 करोड़ रुपए तक है और वो 6 करोड़ की लिमिट मांग रहा है, तो आप ऑलरेडी उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 5 करोड़ का तो आप ऑलरेडी कैश ही प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो 6 करोड़ आपको क्यों चाहिए? ये कैश आप बिजनेस में यूज कर सकते हो ना। तो ये आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से 0.5 रख सकते हैं, बाकी 4.5 इसमें से माइनस कर दीजिए करंट एसेट में से, देन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट द एमपीपीएफ। That depends upon the case to case basis. Then other current liability and other current asset, it should be also reasonable। ये भी एक reasonable लिमिट तक ही हो सकते हैं, लाइक 5% और 20% ऑफ द करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। इससे ज़्यादा वो आप उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। एग्जाम्पल इज लाइक दैट कि उसके फैक्ट्री में इन पास्ट 1 और 2 ईयर और 3 ईयर बिफोर कोई एक फायर हुआ था, उसने इंश्योरेंस क्लेम किया और इंश्योरेंस का सर्वे वगैरह हो गया, बट इंश्योरेंस ने अभी पैसा नहीं दिया है। इंश्योरेंस का पैसा जो बचा, जो पैसा उसको लेना है, वो कंपनी अपने करंट एसेट के अंदर शो कर रही है ईयर ऑन ईयर, लाइक फ्रॉम 2016 टू 2022 एवरी ईयर वो उस करंट एसेट को शो कर रही है। तो आपको देखना है कि जब 6 ईयर्स के अंदर वो पैसा नहीं आया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट दैट मनी इन द फ्यूचर ऑल्सो। अकॉर्डिंगली यू टेक अ डिसीजन कि अगले साल भी हमें उस इंश्योरेंस का जो अमाउंट रिसीवेबल्स है उसको हमें लेना है या नहीं लेना है। तो आप उस अकॉर्डिंगली डिसीजन लेके आप उसको असेसमेंट में इंक्लूड करेंगे दोस्तों। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 5-20% के अंदर करंट एसेट्स, इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक चीज़ और हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स ये मूव ऑन कैसे होते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए कि एक्चुअल के अंदर रिसीवेबल्स 1 है, इन्वेंट्री 1 है, क्रेडिटर इज ऑल्सो 1। ओके, प्रोजेक्शन में इट इज 1.2, इट इज 1.2, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। 20% इंक्रीज करके वो प्रोजेक्शन दिखा रहा है, नो इशू। उसका हो सकता है टर्नओवर भी 20% से बढ़ रहा हो, तो उसको कोई इशू नहीं है, यहाँ तक ठीक है। नाउ द क्रेडिटर का जब प्रोजेक्शन करने की बारी आती है तो वो यहाँ पर 0.8 दिखा देता है। Here what pattern we are seeing, that receivables and inventory, the current asset is increasing by 20%, however the current liability, जो current liability है वो decrease हो रही है 20% से। What will be the effect in the MBPF? MBPF में इसका क्या इफेक्ट आएगा? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो है वो इंक्रीज होगा दोस्तों, वो इंक्रीज होगा। वाई? अगर इसका हम बात करें तो इसमें हमारा वर्किंग कैपिटल गैप कितना था? इसमें हमारा वर्किंग कैपिटल गैप था 1, 2 - 1, दिस इज 1। अब हम इसमें अगर बात करें तो इसमें हमारा वर्किंग कैपिटल गैप कितना आएगा? 1.2 + 1.2 इट इज 2.4 माइनस 0.8 इट इज 1.6। How much percentage the working capital gap will be has increased? It is 60%। 60% इंक्रीज हो गया दोस्तों। बट टर्नओवर में हम देखेंगे तो टर्नओवर 20-25% इंक्रीज होगा। तो दैट जो इसका ये 60% क्यों इंक्रीज हुआ? इस पोर्शन की वजह से। These 3 components should be in line with the actuals। और जो अगर हम रिसीवेबल्स बढ़ा रहे हैं, इन्वेंट्री बढ़ा रहे हैं, तो क्रेडिट होल्डिंग पीरियड भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग इज दैट एवरी कंपनी को 2 तरीके से फंडिंग होती है, एक क्रेडिटर का, एक बैंक फंडिंग, और एक हम और बोल सकते हैं जो कैपिटल के खुद की कैपिटल की फंडिंग होती है। तो कैपिटल की फंडिंग को हम असाइड कर देते हैं, कैपिटल की फंडिंग प्रमोटर की खुद की फंडिंग है, और आउटसाइड जो फंडिंग है वो बैंक की और क्रेडिटर का होता है। तो हम अगर इसके अंदर इस सिनेरियो में बात करें तो इस सिनेरियो में जो क्रेडिटर की फंडिंग है वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि क्रेडिटर को मैं पेमेंट कर दूंगा
पेमेंट कहाँ से करेगा, सोर्स कहाँ से आएगा, बैंक फंडिंग से। बैंक से पैसा लेके हम क्रेडिटर को रीपे कर रहे हैं, तो डेट इज रॉन्ग, डेट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। जितना क्रेडिटर होल्डिंग लेवल उसका पास्ट में चला आ रहा है, एटलीस्ट उतना क्रेडिटर होल्डिंग लेवल उसका आगे भी होना चाहिए। अगर ये कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से डिक्रीज हो रहा है, देन इट इज ओके लाइक दैट, कि अगर उसको कोई कैश डिस्काउंट मिल जाता है कि जिससे क्रेडिटर को पेमेंट करने की वजह से उसको 10% का कैश डिस्काउंट या 20% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, देन इट इज ओके, देन इट्स बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस एंड यू कैन एक्सेप्ट दैट। ओके, अदरवाइज यू शुड नॉट एक्सेप्ट द रीपेमेंट टू द क्रेडिटर्स, ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। एंड अकॉर्डिंगली जो हमारे ये कंपोनेंट्स हैं, इनकी इंक्रीज और डिक्रीज आपको देखना है कि कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है कंपेरेबल टू द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। क्योंकि एक हम जो रेशियोज निकालते हैं, वो एक रेशियो ये भी निकालते हैं कि एमपीपीएफ डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स का एमपीपीएफ कितना है, एक्चुअल में कितना था, प्रोजेक्शन में हम कितना कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कि लास्ट 3 ईयर से एमपीपीएफ बाय सेल्स वाज अराउंड 22%, और जो प्रोजेक्शन में एमपीपीएफ पार्टी ने जो हमें दिया है निकाल के, वो सेल्स का अराउंड 40% है। तो इसमें ह्यूज वेरिएशन है और दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ये इतना एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और या फिर एक्सेप्ट हो रहा है तो आपको स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा फ्रेंड्स। नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल कैसे कैलकुलेट होता है। टोटल करंट एसेट इज 50, export receivables is 10, other current liability is 30. This is not a other current liability, this is the current liability. Total current liability is 30. Then working capital gap is A minus B, that is the 50 minus 30 equal to 20. Then first part is there. How to calculate first part? First part is working capital gap minus 25% of current asset excluding export receivables. Okay, then working capital gap is 20, 25% of the total current asset excluding export receivables. Then total current asset 50 minus 10 is 40, 25% of the 40 equal to 10. Then the first part is, this is the first part, 20 minus 10. Okay, then second part we will calculate working capital gap minus actual or projected NWC, that is the second part. Then working capital is 20, actual NWC is 12 here, so second part is 20 minus 12 is 8. Now what is MBPF? MBPF is lower of part 1 and part 2, so MBPF is 8, lower of part 1 and part 2. So friends, in this video we have discussed what is the MBPF, MBPF क्या है, MBPF के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, करंट एसेट के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, करंट लायबिलिटी के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, असेसमेंट में हमें क्या देखना है, जब हम प्रोजेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, सो डैट कि हम स्मूथ, हमारा जो असेसमेंट है वो जस्टिफाइबल असेसमेंट हो और आगे जाके हमें कोई इशू ना आए उसके अंदर। और देन हमने एग्जांपल देखा कि हम एमपीपीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।